मैं ज़रा पहले आपको बेंच सुना दूं। हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब उमत राब बिंदयाल साहब, फिर इसमें मेंबर हैं काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाइया आफरीदी, सैयद मज़ार अली नकवी साहब एंड जस्टिस आयशा मलिक। तो कुछ लोग अभी से शुरू हो गए हैं कि जी ये 1 2 ये शायद 6-3 वाला बेंच है या ये वाकई एक 9 मेंबर बेंच है जो आपके ख्याल में बिल्कुल मेरिट पे होगा, बिकॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। अब जी इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस ने जो अपने मसलक के जजेस हैं उनकी तादाद ज्यादा रखी है। दूसरी बात ये है कि ये जवाद ख्वाजा जो हैं ये पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं और आर्टिकल 6 जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वो कहता है कि जजेस जो हैं वो लिटिगेशन में नहीं जाएंगे और ये डायरेक्टली लिटिगेशन में गए हैं। अब सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या रिटायर्ड जज जो है वो आप उसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पाबंद कर सकते हैं? तो मेरा जवाब इसमें ये होगा कि बिल्कुल उसको पाबंद करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हेफ्टी पेंशन और पर्क्स लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जजेस को इस तरह के मामले में असरअंदाज नहीं होना चाहिए। खास तौर पे ये चूंकि काफी सीनियर जज थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, तो बहुत सारे जजेस जो अब भी हैं वो इनके इन अ वे मरून मिन्नत भी हैं बहुत सारी चीजों में। और जहाँ पे कि आप ये एक फिड्यूसरी रिलेशन रखते हैं इन बहुत सारे जजेस के साथ, और फिड्यूसरी रिलेशन वो होता है जहाँ कि आप किसी को विल को डोमिनेट कर सकें। और ऊपर से ये जो उन्होंने चैलेंज किया, वायरीज को चैलेंज किया उन्होंने, वायरीज मीन्स के लीगैलिटी को चैलेंज किया है आर्मी एक्ट के कुछ प्रोविजंस की। आर्मी एक्ट राइजुल वक्त कानून है, पिछले तकरीबन 70-72 सालों से ये एक राइजुल वक्त कानून है। 70 साल इसको हो गए हैं, 70 साल में तो किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो इट्स टू लेट इन द डे कि लेकिन सर खाली इन्होंने तो नहीं किया ना, इससे पहले इमरान खान भी कर चुके हैं, एतजाज एहसन साहब भी कर चुके हैं, वो तो उन्होंने क्लब कर दी हैं सारी अब चीजें। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये अब जो चैलेंज किया जो रिसेंट चैलेंज है, और फिर एक और बात है कि ये जो चैलेंज हो सकती है 184(3) में, ये एग्रीव्ड पर्सन कर सकता है, ये एग्रीव्ड नहीं है, इसलिए कि 184(3) जो है उससे पहले जो अल्फाज लिखे हैं दिस इज ये विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 है। इसका मतलब है कि 199 में सिर्फ को वारंटों की रिट फाइल हो सकती है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी शख्स। लेकिन यहाँ पे जवाद ख्वाजा जो है उनके खिलाफ फौज ने कोई एक्शन नहीं किया, वो खुद एग्रीव नहीं है। और अगर डायरेक्टली एग्रीव ना हो तो एजाज एहसन साहब भी और दूसरे साहब भी क्योंकि खुद एग्रीव नहीं है, ये मेंटेनेबल। लेकिन सर 184(3) आप मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में तो ले सकते हैं ना, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट इशू तो है। मैं बताता हूँ आपको, मुझे जब 1 मिनट दे, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। 184(3) की लैंग्वेज पढ़े, उसमें लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199, यानी वो जो ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 199 से ज्यादा नहीं है। और ये जब लॉ को स्ट्राइक डाउन करते हैं तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं रिट ऑफ सर्श्योरराई। सर्श्योरराई में लिखा हुआ 199 में कि एग्रीव्ड होना जरूरी है, लेकिन को वारंटों की जब जहां बात आती है वहां एग्रीव्ड होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि एग्रीव्ड होना भी जरूरी है, और जवाद ख्वाजा और एतजाज एहसन साहब और दूसरे असाब जो हैं वो एग्रीव्ड नहीं है इस मामले में। और ये जिस तरह से एंटरटेन हुई है और जिस तरह से ये पिटीशन आई है, ये को बड़ी अजीब। लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो एग्रीव्ड है ना, उनके ही पार्टी में, और उनके बारे में बात हो रही है कि उनके लोगों को पीटीआई में, तो फिर मालिक साहब अगर वो एग्रीव्ड है तो वो तो पिटीशन बने ही नहीं है, वो तो खुद नहीं आए ना सामने। नहीं उनका है ना, एक पिटीशन तो उनकी आई भी है ना। हाँ उनकी एतजाज एहसन की आई भी, फिर इमरान खान न्याजी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो आई भी है ना। मैंने मान ली आपकी बात, मैंने मान ली, तो वो भी अगर आई है तो वो अब इतने सालों के बाद आ जा रहे हैं ना, वो क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आए थे? तो ये मुझे बताएं कि हम जब भी सुनते हैं हमें बताया जाता है जी ऑर्डिनेंस 1952 वाला के तहत, फिर बाद में उसको दोबारा रिवाइव कर दिया मुशर्रफ गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। तो क्या ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूल कर देती है कि वो जो सेक्शन अप्लाई जिसको हमें बताया गया और हमने पढ़ा भी उसमें कि जी अगर सिविलियंस अटैक करेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह पे और म्यूटनी को फ़रोग देंगे व्हाटएवर, तो फिर उन पे ये इन्वोक हो जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है, और कह तो सकती है सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आप लोगों के पास क्या रिकोर्स होगा? ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इस पे बड़ा ये रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इससे क्लैरिटी आएगी जो आपने सवाल किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 28-29 लोग जो हैं सिविलियन ऑलरेडी वो सजा हो चुके हैं कोर्ट मार्शल में माजी में,
तो लिहाजा चूंकि ये ऑलरेडी ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसलिए अब अगर कुछ करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगी कि ये सिविलियंस जिन्होंने डायरेक्टली GHQ पे भी अटैक किया, जो कोर कमांडर के घर में भी घुस गए, जो आर्मी इंस्टॉलेशंस में भी चले गए, जिन्होंने इमलाक को आग भी लगाई, तो इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि ये काफी मुश्किल होगी। इन एनी केस मामला चूंकि अब बेंच के पास है और बेंच में चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच इस तरह से जरूर बनाया कि उनके मसलक के जजेस ज्यादा हैं, लेकिन ये टेस्ट है हमारी जुडिशरी का, इस वक्त देखते हैं कि वो इससे कैसे ओहदा बरा होते हैं। लेकिन अभी एक मुझे याद है वो जनरल साहब के एक बेटे थे जिन्होंने ख़त लिखा था और जनरल बाजवा के अगेंस्ट, और उनको 5 साल सजा, वो सिविलियन थे और उनको 5 साल की कैद हो गई और अभी तक उनकी अपील नहीं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो प्रेसिडेंट है उसको अपील को ना भी सुनना, क्या वो फिर तो गवर्नमेंट के हक में नहीं जाएगा कि उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया हुआ या उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया उठा के? एग्जैक्टली यानी ये किस्म का पॉलिटिक्स हो रही है पिटिशनर्स की तरफ से भी कि सियासी डिफरेंसेस अपार्ट, बावजूद बड़े बड़े सियासी डिफरेंसेस के माजी में कभी भी फौज के इलाकों में फौज की तनसीबात पे इस तरह का धावा पिछले 75 साल में पाकिस्तान में नहीं इस तरह बोला गया कभी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताएं, पॉलिटिक्स एक तरफ से नहीं हो रही ना। आज ऑर्डर आ गया, वो नोटिफिकेशन आ गया प्रेसिडेंट साहब का जस्टिस फायज ईसा की अपॉइंटमेंट का, जो सबको पता था कि 17 से चीफ जस्टिस बनेंगे। हमने लिस्ट निकाली पुरानी, जब साकिब निसार का ऑर्डर आया तो वो 24 दिन पहले आया उनके ऑफिस रिज्यूम करने से। आसिफ सईद खोसा साहब के वक्त सिर्फ 16 दिन पहले आया। जस्टिस गुलजार का भी करीबन 16 दिन पहले आया। जस्टिस उमर अल्ताफ बिंदयाल का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया सिर्फ 25 दिन पहले आया, सेम मंथ। फायज ईसा साहब का 87 दिन पहले, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर ऑर्डर निकालने की लॉजिक समझ नहीं कि अचानक इतना क्या, ये तो या क्या गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही थी कि सबको कि भैया ये बंदा जा रहा है, ज़्यादा जज्बाती ना हो, इनके साथ अलाइन ना हो, क्योंकि ये अब ही इज गोइंग आउट, सो लेट देयर बी नो डाउट। ये 90 दिन पहले इनका ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी आज फायज ईसा साहब की अपॉइंटमेंट का? ये मैं आपको बता दूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो है इससे बहुत पहले हो गया था, जब नाज़िम सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस अभी थे और उनको काफी महीने रहते थे, इससे ज्यादा टाइम रहता था उनके रिटायरमेंट को, तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का हो गया था, लिहाजा ये प्रेसिडेंट मौजूद है। अब आपकी जो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत क्या मैसेज देना चाह रही है, तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत ये मैसेज देना चाह रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो अपनी मर्जी के बेंचेस ना बनाएं और उस पर कुछ कवानीन आ गए हैं और उसकी जो वायलेशन है, अगर हुकूमत के ज़हन में वो है कि वो वायलेशन जो है किसी तरह से उसका कोई सद्देबाब हो सके, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि, क्योंकि जब वो कहा जाता है कि जब आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो होता है, वक्त के साथ साथ आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ, जजेस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो नए चीफ जस्टिस की तरफ फिर देखना शुरू। सर, इसका फुल कोर्ट आपके ख्याल में क्या इसका फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए इस मुकदमे का? जी बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए था इसमें, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, ये बहुत अहम चीज है और इसको इस तरह से 9 जजेस के साथ, लेकिन शुक्र है कि एटलीस्ट दूसरे 3 जजेस तो आए हैं ना। एक जज भी अगर आ जाए जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो तो प्रोसीडिंग्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कितने दिन आपके ख्याल में केस कितने दिन चलेगा आपके ख्याल में, और कितनी जल्दी इसका फैसला हो सकता है? मैं समझता हूँ ये केस 2 से 3 दिन से ज्यादा चलना नहीं चाहिए। वहां पे क्या आपने को PhD करनी है इन सारों ने वहां बैठ के? लॉ बिल्कुल स्ट्रेट है, क्लियर है, लॉ की एप्लीकेशन माजी में होती आई है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। एक वकील जो है 1 दिन में दे, दूसरा दूसरे दिन में दे। ये जो इतने दिन चलता रहता, सारे केसेस इल्तवा में पड़े रहते हैं, ये तो बजाते खुद मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती है, जुल्म है हसूल इंसाफ के लिए कि लोग इंतजार करते रहें और ये एक केस में अफलातूनियत होती रहे। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ये फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अपील वगैरह का क्या ऑप्शन होगा? इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये तो अगेंस्ट पिटिशंस है ना, बिकॉज ये 184(3) तो नहीं है। देखें, ये 184(3) तो नहीं है, ये तो 3 पिटिशंस दी उन्होंने लगा ली हैं। नहीं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है ना, गवर्नमेंट लॉ ले आएगी, क्लैरिफाई कर देगी कि ये जो इन्होंने जो वजाहत किया ये गलत है, लेजिस्लेटिव जजमेंट आ जाएगी। लेजिस्लेटिव जजमेंट का टकराव जिस वक्त होता है जुडिशल जजमेंट से, तो फिर जूरिस्प्रूडेंस का मुकाबला लेजिस्प्रूडेंस से होता है और जिधर ज्यादा प्रूडेंस होती है उसकी बात मानी जाती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आपके खिलाफ आया, गवर्नमेंट के और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आया, तो नई कानून साजी लाई जाएगी
और ये मामला क्लियर कर दिया जाएगा। नई कानून साजी भी लाई जा सकती है और अगर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं इसको, और वो गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल भी एडवाइस कर सकते हैं, लॉ मिनिस्टर भी रूल्स ऑफ बिजनेस में एडवाइस कर सकते हैं कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने कई दफा एडवाइस किया, एज अटॉर्नी जनरल मैंने एडवाइस किया कि ये कानून के मुताबिक फैसले नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन पे फिर अमल नहीं हुआ था। जब मैं अटॉर्नी जनरल था हमने नहीं अमल करने दिया था इस तरह के फैसलों पे।